मध्यकालीन जापान का उदय उसकी महागाथाओं में फ्रांसीसी से अनुवादित हेयानगाल 794 से 1185 की शांतिपूर्ण अवधि एक महाविस्फोट में समाप्त हुई। अत्यंत हिंसक युद्धों के अंत में दो प्रतिद्वंद्वी घराने ताइरा और मिनामोतो ने बारी बारी से दरबारी अभिजात वर्ग को हटा दिया, जिसके पास न तो पर्याप्त सेना थी और न ही पुलिस और सामंती व्यवस्था का आगमन कराया। तब जापानी मध्य युग का आरंभ होता है। इस उथल पुथल की अवधि ऐसी थी कि जर्मन मध्य युग में खोजना होगा ऐसी ही भ्रम की स्थिति के लिए हाथ में माला और कमर में तलवार। इस हलचल से योद्धा कथाएं 軍記物語 का जन्म हुआ। पुरुषोचित कथाएं जो हत्याओं, अद्भुत शौर्य कार्यों और लंबे समय से तैयार किए गए प्रतिशोध से भरी थी। दाश इतिहासकारों के लिए शर्मिंदगी और परेशानी का स्रोत। उनका कार्य साहित्यिक से कम, जैसा कि हम समझते हैं, और स्मृति तथा आध्यात्मिक अधिक था। यह मुख्य रूप से युद्धों में मारे गए योद्धाओं की आत्माओं को शांत करने और जीवित बचे लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने वाली अराजक घटनाओं में अर्थ खोजने का प्रश्न था। यह कार्य बीवा वाले भिक्षुओं 美は奉仕 या 美は坊主 का था, जो आमतौर पर अंधे गायक थे। हमारे पुराने घुमंतू गायकों की तरह वे देश भर में घूमते थे, गाते हुए स्वर में अतीत के महान कार्यों का वर्णन करते थे। भिक्षु वस्त्र में लिपटे निस्संदेह मंदिरों और मठों की सुरक्षा में रहने के लिए वे अपने चार तार वाले वीणा बीवा के साथ थे, जिसके स्वर कथा की उदासी को चिह्नित करते थे। इन कलाकारों द्वारा गुरु से शिष्य को हस्तांतरित किए गए प्रदर्शनों के केंद्र में एक मौलिक त्रयी है, जो द्वीप समूह को नए युग में ले जाने वाले भ्रातृघाती संघर्षों का वर्णन करती है। होगेन की कथा, हेज की कथा और सबसे प्रसिद्ध हेक की कथा। पहले दो भले ही वे यह वर्णन करने में साधारण लग सकते हैं कि कैसे ताइरा और मिनामोतो धीरे धीरे सैन्य शक्ति में प्रवेश करते हैं और दरबार के मामलों पर निर्णायक प्रभाव प्राप्त करते हैं, फिर भी आने वाले नाटक की तैयारी करते हैं और पहले से ही उस क्षण भंगुरता की संवेदनशीलता 物の哀れ को समाहित करते हैं, जो हर एक की कथा में अपनी सबसे परिपूर्ण अभिव्यक्ति पाएगी। जिस संसार में हम रहते हैं उसका अस्तित्व उतना ही है जितना चंद्रमा की किरण जो पानी में प्रतिबिंबित होती है। हथेली में ले गए अनित्यता भाग्य के रूप में विशाल कृति दोनों घरानों को विभाजित करने वाले आंतरिक संघर्षों और कट्टियों युद्धों की वास्तविक नीड, जो दानमौरा की लड़ाई 25 अप्रैल 1185 में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। हेइके की कथा फिर भी पश्चिमी परंपरा से मौलिक रूप से भिन्न है। वर्जिल की तरह शस्त्र और पुरुष से शुरू करने के बजाय जापानी इतिवृत्त अपनी पहली पंक्ति से ही सभी चीजों की अनित्यता की याद दिलाता है। अहंकारी निश्चित रूप से टिकता नहीं, बिल्कुल बसंत की रात के स्वप्न जैसा। पात्र महान या साधारण सभी एक ही भंवर में बह जाते हैं। बस यूए के सूत्र के अनुसार प्रचुर रूप से दर्शाते हुए समय आएगा जब यह व्यक्ति जो आपको इतना महान लगता है नहीं रहेगा, जहां वह उस बच्चे की तरह होगा जो अभी जन्म लेना है, जहां वह कुछ भी नहीं होगा। मैं केवल संख्या बनाने आया हूँ, फिर भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मैं निकट से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ होना एक स्वप्न है और जो कुछ मैं देखता हूँ वह केवल व्यर्थ छायाएं हैं। Praeteritemi figura uius mundi. क्योंकि यह संसार जैसा हम देखते हैं बीत जाता है। इस प्रकार हेइके की कथा एक निरंतर उपदेश के समान है, जहां नायकों के जीवन की सभी विपत्तियां इस अनित्यता के नियम 無常 और मानवीय गौरव की व्यर्थता को दर्शाने के लिए काम करती हैं। ताइरानो तादानोरी 1144 से 1184 का मामला इस संबंध में अनुकरणीय है। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर वह अपने विरोधी पर हावी हो जाता है, लेकिन उसका कोई साधारण सेवक हस्तक्षेप करता है और कोहलने से उसका दाहिना हाथ काट देता है। अपना अंत जानकर तादानोरी पश्चिम की ओर मुड़ता है और दृढ़ स्वर में 10 बार बुद्ध का आह्वान करता है।
सिर काटे जाने से पहले उसकी तरक्ष से बंधी यह विदाई कविता मिली। अंधकार द्वारा ले जाया गया, मैं निवास करूंगा एक पेड़ की शाखाओं के नीचे, केवल फूल आज रात मेरा स्वागत करेंगे। एक मिश्रित विरासत। यह बहुत संवेदनशीलता जो सबसे खूनी दृश्यों तक में व्याप्त है, फिर भी हमेशा एक ऐसे वर्णन को ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र में प्रशिक्षित मनों को धीमा, नियमित एक रूप लग सकता है। ग्यून की घंटी के आवाज की तरह कथाओं की गति नियमित है, बहुत नियमित भी, और कुछ हद तक एक रस। मुझे खेद है कि इतनी प्रसिद्ध कथाएं किसी समान रूप से प्रसिद्ध कवि को नहीं मिली जो उन्हें हमेशा के लिए स्थिर कर देता, कि उन्हें कोई होमर नहीं मिला जो उन्हें वह विविधता, वह लचीलापन देता जिसकी सदैव प्रशंसा की जाती। जैसा कि जॉर्ज बूस्के नोट करते हैं, होमर की नायकों में अक्सर अजीब खुशियां या कमजोरियां होती हैं जो हमें उनकी मानवता को स्पर्श करने देती हैं। तायरा के नायक कभी भी पारंपरिक और ठंडे होना बंद नहीं करते, जबकि भोला ग्रीक कथावाचक हमेशा शब्दों के पीछे एक अस्पष्ट और सूक्ष्म मुस्कान छोड़ देता है। जापानी गायक कभी भी महाकाव्य स्वर और कठोर मुद्रा नहीं छोड़ता। जहां मिनस्ट्रेल का आनंदपूर्ण विस्तार तुरही की तरह गूंजता है, यहाँ केवल निराश बौद्ध का उदात्त स्वर सुनाई देता है। वीर पुरुष वह भी अंततः हवा में धूल से अधिक कुछ नहीं होकर गिर जाता है।